दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी दंगल के अंदर बड़े बड़े महारथियों ने अपने चुनावी दांव पे चले और दंगल को छोड़कर भाग गए। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो आखिर तक डटे रहे और उनकी रैलियों के अंदर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। यानी शरद पवार की अगर रैली की बात करें तो 84 वर्ष के शरद पवार बुजुर्ग नेता और कैंसर से पीड़ित और ऊपर से मूसलाधार बारिश। लेकिन उस इंसान का साहस देखिए कि मूसलाधार बारिश के अंदर 5-5 रैलियां वो कर रहे हैं और लोग मूसलाधार बारिश में अपने नेता को सुनने के लिए खड़े हुए हैं। ये मां विकास आघाड़ी को की जीत के आसार नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि जनता का बारीकी नजरिया ये देखें कि वो देखती है कि पहले जो एमएलए थे, जो भाजपा के एमएलए हुए, भाजपा के दौर में एमएलए रहे, वो पहले उनके पास साइकिल भी नहीं थी, आज वो बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। और महाराष्ट्र का युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज बेरोजगारी में है और महाराष्ट्र के किसान आज लाचारी और बेबसी में जिंदगी गुजार रहा है। यानी मैं बात कर रहा हूं सोयाबीन और कपास के किसानों की कि उनको अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है और सोयाबीन कपास की खेती करने वाले किसानों की तादाद महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा अनुमान नहीं लगा सकते कि लगभग 100 विधानसभा सीटों पर इन किसानों का प्रभाव है। और किसान किसी दर्जे बीजेपी से बेपनाह नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो जो वादे किए थे किसानों से वो एक भी पूरा नहीं कर पाई है और पूरी तरह से उनके वादों पर खरी नहीं उतरी और उनको वो लागत भी नहीं मिली जो उन्होंने अपनी खेतों में लगाई है। इसको लेकर किसान के अंदर बड़ी बेचैनी है और किसान इस बात का जवाब वोट से देना चाहता है। यही वजह है कि किसी भी भाजपा के अलायंस यानी एनडीए के किसी भी उम्मीदवार को वो अपने क्षेत्र में उन्होंने घुसने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, ये हालात ऐसे हैं और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि खुद बीजेपी के कैंडिडेट, चाहे वो अजीत पवार के हों या एकनाथ शिंदे के हों या देवेंद्र फडणवीस के हों, इनके जो उम्मीदवार जगह जगह खड़े हुए हैं, तो एक तो सबसे बड़ी कमी यह है कि इन लोगों के वोट आपस में ट्रांसफर नहीं हो रहे और ये एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि इनको जो केंद्र सरकार से मदद मिलनी थी, यानी केंद्र की सरकार से मदद का मुराद मेरी जेपी नड्डा, अमित शाह जी और मोदी हैं, इन लोगों को ये बुलाना ही नहीं चाहते। ये इनका कहना यह है कि इनके आने से हमें नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो योगी जी हो या जेपी नड्डा हो। तो इस तरह का जब माहौल पैदा हो गया और दूसरी ये कि आपस में इनका गठजोड़ भी समाप्त हो गया, तो इस तरह से मायूसी जो है वो मायूसी में तब्दील हो गई। अगर हम दूसरी तरफ आलोकन करें कि 18 जगह रैलियां हुई थी माननीय मोदी जी और अमित शाह की अब से 4 महीने पहले, यानी लोकसभा चुनाव के अंदर 18 जगह जहां जहां रैलियां की हैं, 18 में से 17 कैंडिडेट हार गए, जिसकी वजह से आज का उम्मीदवार भाजपा का, चाहे एकनाथ शिंदे का हो या अजीत पवार का हो या खुद बीजेपी का हो, वो आज किसी दर्जे मोदी और शाह से अपनी रैलियों में बुलाने अच्छा नहीं समझ रहे और डर गए हैं। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि ये पूरा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात हो गया है, क्योंकि लगभग 10 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के अंदर लगने वाले थे, जिससे लाखों बच्चों को रोजगार मिलता और वहां पर खुशहाली का आलम आता, आज बेरोजगारी का आलम है। नौजवान बहुत जबरदस्त बेरोजगार है, पढ़ा लिखा तबका बेरोजगारी के आलम में है।
यानी 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के नौजवानों को जबरदस्त तरक्की देते, महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरियां मिलती, रोजगार मिलते, वो अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो तमाम 10 प्रोजेक्ट जो महान प्रोजेक्ट थे वो उठाकर गुजरात लोबी ने गुजरात पहुंचा दिए। तो इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि ये पूरा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात हो चला है। एक रैली के अंदर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि आपकी हाथों से चुनी हुई सरकार को दिल्ली के लोगों ने, यानी उनका इशारा था अमित शाह और मोदी ने, उनको चुरा लिया है। यानी कहने का मतलब उनका ये था कि उद्धव ठाकरे को जो आपने सीएम चुना तो जबरन तरीके से अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी ने इस सरकार को तोड़ दिया और उनका सिंबल छीन लिया और उनकी पार्टी का नाम छीनकर उनके पार्टी के 2 टुकड़े किए और एकनाथ शिंदे को एक सीएम के रूप में उन्होंने बना दिया। तो क्या ये तुम्हारे साथ में अत्याचार नहीं हुआ? क्या तुम्हारे वोटों का ये हनन नहीं हुआ? इस प्रकार की जब भाषा प्रियंका वाड्रा ने खुले मंच से ऐलान किया, बोली, तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाता है और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी बात है। लोगों की जो है सहानुभूति है उद्धव ठाकरे के प्रति और लोगों की सहानुभूति है बुजुर्ग नेता शरद पवार के प्रति, क्योंकि शरद पवार की भी एनसीपी को तोड़ा गया, उनका भी घड़ी का निशान छीना गया, उनकी भी एनसीपी नाम की जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, उसको भी नाम को छीना गया और उठाकर अजित पवार को, यानी उनके भतीजे को ये नाम दे दिया गया और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी ये इस तरह की गंदी राजनीति जो गुजरात लोबी ने महाराष्ट्र के अंदर चली, इस चालों से पूरा महाराष्ट्र दंग रह गया और इनका असली चेहरा सामने आ गया। बीजेपी के तमाम असली रंग उन लोगों के सामने आ गए। इसी वजह से आज की तारीख में बीजेपी के बड़े नेता, चाहे अमित शाह जी हों या श्री नरेंद्र मोदी हों, उन लोगों का महाराष्ट्र की जनसभाओं में जाने से कतरा रहे हैं और बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं जा पा रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि बीच चुनाव के बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, जबकि ये उनका विदेश यात्रा का जो प्रोग्राम है वो 18 तारीख का है, लेकिन वो 16 के अंदर ही यहाँ से चले जाते हैं। और ये इस बात को साबित करता है कि उनको इलेक्शन के प्रति इतनी संवेदनशीलता नहीं है जितनी उनको विदेश जाने में है। और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि वहाँ के क्षेत्रीय नेता भी नहीं चाहते कि श्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह, जेपी नड्डा या योगी जी उनकी जनसभाओं या रैली को संबोधित करें। बल्कि अजित पवार ने तो साफ लफ्जों में कह दिया कि हमको अपनी किसी भी जनसभा के अंदर इन बड़े राजनेताओं का भाषण नहीं चाहिए, हम अपने स्तर से इलेक्शन को लड़ेंगे। तो दोस्तों, आज इलेक्शन का रुख जो है वो माँ विकास आघाड़ी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। माँ विकास आघाड़ी की जनसभाओं में बहुत बड़ी भीड़ देखी जा रही है और ज़बरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जहां महायुति की जनसभाएं हो रही हैं वहाँ सीटें खाली पड़ी हैं, बल्कि नचनियों को बुलाकर, गाना बजवाकर, ढोल तपाशे बजवाकर भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल